नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में 50 लाख की 500 और 1000 की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। पुलिस 500 और 1000 की पुरानी करेंसी की इस बड़ी खेप के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गैंग का सरगना अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग नेपाल से 500 और 1000 के पुराने नोटों को नई करेंसी बदलवाने का काम करता था और 1 करोड़ के पुराने नोट बदलवाने के बदले मोटा कमीशन लेता था। रैकेट का सरगना सतीश वर्मा अभी भी फरार है। आरोपी सतीश वर्मा यूपी कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, नोटबंदी को काफी वक्त हो गया, लेकिन इतने बड़े अमाउंट की बात करें और उसको बदलवाना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि बैंकों के अंदर क्या हो रहा है अभी भी। जीनत, देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो स्टॉक करके अभी भी पुराने नोट रखे हुए हैं और नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि इनके साथ अभी हमारी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है और वहां पे इंडियन करेंसी आराम से चल जाती है, इसीलिए जो ऐसे रैकेट चलाते हैं उनके लिए नेपाल सबसे आसान रास्ता बना हुआ है। अभी हाल ही में कानपुर में 97 करोड़ की पुरानी करेंसी पकड़ी गई थी। बस्ती जो नेपाल से लगा हुआ जिला है, वहां पे 1 करोड़ 10 लाख की बैंक करेंसी पकड़ी गई और ये लखनऊ में 50 लाख की पकड़ी गई है। तो सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इसका फायदा उठाते हुए तमाम ऐसे छोटे छोटे गिरोह बन गए हैं जो नेपाल से ये बैंक करेंसी मोटा कमीशन लेके बदलवा कर लाते हैं। और एक गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ये सिर्फ मोहरे जैसे हैं, इनमें कोई भी बड़ा आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और पुलिस एक अहम सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिरकार ये नोट किसके थे। इस रैकेट में जो बड़ी मछलियां थी वो अभी भी बाहर है, इसलिए पुलिस को अगला कदम ये उठाना होगा कि इस रैकेट के सरगना को और ये रुपए किसके थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तभी इस पूरे रैकेट की असल गिरफ्तारी होगी और तभी इसको सही खुलासा माना जाएगा। जीना, ऋषभ, कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी का जिक्र हो रहा है, 4 लोग पकड़े गए। क्या उनकी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात का जवाब हमें कहीं बिल्कुल ही नहीं मिला कि किसके पैसे थे? नहीं जीनत, उन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि ये सिर्फ हैंडलर या एजेंट के रूप में काम करते थे और इनको ये अपने जिले से कुछ लोगों से जो सरगना है वो संपर्क करता था और इनको बताता था कि फला जगह से आपको बस खाली नोट कलेक्ट करके लाने हैं और नेपाल में यहाँ पे डिलीवर करने हैं। तो इन हैंडलर्स को, नेपाल के हैंडलर को कोई छोटा सा हिस्सा मिला करता था। तो इनको नहीं मालूम है कि ये नोट किसके हैं। जब तक सरगना पकड़ में नहीं आता तब तक कुछ खुलासे नहीं हो पाएंगे कि आखिर अभी भी प्रदेश में वो कौन लोग हैं जिनके पास बैंक करेंसी है और वो इस रैकेट के जरिए नेपाल से ये करेंसी बदलवा रहा है। जी ऋषभ, कहीं ना कहीं इस बात का भी उतना ही ध्यान रखना होगा कि नेपाल के साथ भी उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोऑर्डिनेशन हो ताकि चीजें क्लियर हो पाए, क्योंकि पहले भी आपने 97 करोड़ का जिक्र किया, पिछले दिनों भी एक अमाउंट सामने आती है और अभी भी अमाउंट कोई कम नहीं है। इस सूरत में कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है जीनत। ये सरकार के स्तर पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी दिन में सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप भी लगाया सरकार के ऊपर कि नोटबंदी का लाभ तो अभी तय नहीं हो पा रहा है, किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, जबकि उसकी जगह एक नए तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। और खुद सपा प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी 1 महीने पहले ही नेपाल गए थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इस मुद्दे पर शायद बात करना उचित नहीं समझा, जबकि समय समय पर इस तरह के खुलासे होते रहे। तो सरकार के स्तर से जब तक कुछ नहीं होता तब तक कोऑर्डिनेशन की बात करना बेमानी होगी। जीना, बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपसे हम ब्रेक्स लेते रहेंगे, लेकिन बेहद ही हैरानी की बात और एक नया विषय है जिस पर काम होना चाहिए, क्योंकि आप देश में सख्ती करके चीजें नहीं हो पा रही हैं तो आपको बाहर यकीनन आप सिर्फ देश में सख्ती कर लें और चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं। अगर हम नेपाल से इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। खबर बस्ती से है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस के सामने ही 20 से 25 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। वीडियो कप्तानगंज के चनईपुर गांव का है। 22 को जमीन के विवाद को, यानी कि 22 मई को जमीन के विवाद में 2 पक्षों में विवाद हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो पुलिस से भी नहीं डरे और दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडों से हमला करते रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 12 लोगों पर बलवा और मारपीट का केस दर्ज कर दिया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भी भेजा गया। हटिए आप।
पाड़ी हटिए आप। पाड़ी हटिए आप, पाड़ी हटिए आप। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और जरा सोचिए कि हम कैसे समाज में हैं। अगर विवाद है तो बैठ के बातचीत करो। इस तरीके से अपनी ताकत की आजमाइश करके क्या हासिल होगा? खुद भी चोट पहुंचेगी और बाकियों को भी। पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी है, चलिए निभा देते हैं। फिर कुछ ऐसे तमाशबीन लोग भी है जो कि वीडियो बना रहे हैं। इन्हें ये शर्म नहीं है कि भाई झगड़ा हो रहा है तो छुटा दिया जाए, और लाठी डंडे तमाम असले ऐसे तैयार रखते हैं घर में जैसे यही सबसे बड़ा काम है। मामूली सा विवाद है जमीन का, और बड़ा भी हो तो क्या ऐसे उसका सलूशन होगा? देखिए जरा, पूरी ताकत इस बात में कि बस सामने वाले की जान ले लेनी है। पाड़ी हटिए आप। इसमें कई दिन पहले का वीडियो है, इसमें मुकदमा लिखा गया था, काफ़ी पहले लिख गया था। दोनों पक्षों की काफ़ी चोटें आई थी। हमने दोनों पक्षों में जो सबसे ज़्यादा घायल थे उनके प्रतिपक्षियों के विरुद्ध अभी 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। शेष जो भी दोषी होंगे इस पक्ष से या दूसरे पक्ष से, उनके विरुद्ध कार्रवाई। दोनों तरफ से बलवा का मुकदमा पंजीकृत है। एक तरफ से 7-8 लोग हैं, एक तरफ कुछ कम। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के दोनों जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीएसएफ और सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। अखनूर सेक्टर में हुई इस गोलीबारी में यूपी के देवरिया के सत्यनारायण यादव और फतेहपुर के विजय कुमार पांडे शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अब उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। 20 जून को विजय कुमार पांडे की शादी होने वाली थी और वो 5 जून को ही घर आने वाले थे। विजय कुमार फतेहपुर के चांदपुर के सठीगवा गाँव के रहने वाले थे। तो दोनों ही परिवारों में मातम। और विजय की बात करें तो 5 तारीख को वो छुट्टियों पर आने वाले थे क्योंकि 20 तारीख को शादी थी, और दोनों ही परिवारों ने पूरी तैयारियां कर ली थी। रिश्तेदारों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य कि इससे पहले शादी होती, घर में शहनाइयां बजती, मातम पसर गई। पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, और वही इस बार भी उसने वही साबित किया है। एग्जैक्टली स्नैपिंग नहीं कह सकते, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है जिसमें 2 जवानों को इंजरी हुई, क्रिटिकल इंजरी हुई, और बाद में उनकी अस्पताल ले जाते समय उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। हमने काफ़ी स्ट्रांगली जवाब दिया है और आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। सीमा पर सीज फायर को लेकर आपसी सहमति की हवा पाकिस्तान ने अपनी नापाक फायरिंग से निकाल दी। पाक के सीज फायर उल्लंघन से अखनूर में 2 जवान शहीद हो गए। बीती रात करीब 2:30 बजे से पाकिस्तान रेंजर्स ने 2 बीएसएफ जवानों को स्नैपिंग कर शहीद कर दिया। उसके बाद लगातार जो हैवी शेलिंग है दोनों ओर से लगातार चल रही है, और अभी भी हालात जो बद से बदतर हैं। रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान नापाक काम करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत की पहल के बावजूद पाकिस्तान की ओर से न तो सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला थम रहा है और न ही आतंकी घुसपैठ कम हो रही है। रविवार तड़के 2:30 बजे अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फिर सीज फायर उल्लंघन किया गया। 10 भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। बीएसएफ के एएसआई एसएन यादव और कांस्टेबल वीके पांडे शहीद। 7 स्थानीय लोग भी हुए हैं नापाक फायरिंग में जख्मी। फायरिंग की वजह से सीमा से सटे 30 गांव के लोग दहशत में। पिछले कुछ दिनों में 40,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। अभी लोग दहशत में, कुछ तो जैसे ही फैल शुरू हुआ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं यहाँ से, कुछ लोग भाग रहे हैं। अब कोई पता नहीं यहाँ भी कब शुरू हो जाए फैल। पाकिस्तान की हरकतों से स्थानीय लोग भी आजिज आ चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है।
ना वो कभी सीज फायर रोकेगा और ना घुसपैठ कराना उसका परमानेंट इलाज सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा सबक ही है। सोचे समझे इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ये टेररिस्ट मुल्क है, ये कभी बात संभालने वाला नहीं है। और जो भी हुक्म सरकार की तरफ से हमें मिलेगा हम उस पर अमल करने के बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यहाँ भी लोग मर रहे हैं, उस तरह भी लोग मर रहे हैं। इसको दोबारा DGM उसको मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और ये जो बॉर्डर्स पे खून खराबा हो रहा है, शेलिंग हो रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। 4 दिन पहले दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देश सीज फायर को पूरी तरह से लागू करने पर सहमत हुए थे, लेकिन 4 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपना रंग बदल लिया। बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन राज सिंह के साथ विजय भारद्वाज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, आरएसपुरा सेक्टर। और सीधा चलते हैं भदोही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भी जवान देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद होगा, उस परिवार को सम्मानजनक, उस परिवार के सम्मान की रक्षा हमारी सरकार करेगी। उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ पर हमारे माननीय सांसद और महान किसान नेता श्री वीरेंद्र सिंह बस्म जी बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि किसानों के लिए नई योजनाएं करनी चाहिए। उन्होंने बीच में किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, यात्रा भी निकाली, न्याय पंचायत स्तर पर सम्मेलन करके एक जागरूकता का अभियान भी चलाया था। उनके साथ हमारे विधायकों ने भी इस बात की चर्चा की कि औराई में जो बंद चीनी मिल है इसके बारे में, तो मैंने कहा यहाँ तो गन्ना पैदा हो ही नहीं रहा है, तो चीनी मिल बना के क्या करेंगे? गन्ना पैदा करिए, चीनी मिल के बारे में हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। और जब तक योजना नहीं बनती है, मुझे लगता है कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है, यहाँ पर हम प्रदेश के अंदर बायोफ्यूल का, यानी जिसमें गांव में जैसे आप लोग गेहूं काटते होंगे, धान काटते होंगे, तो उसका जो पुआल बचता है, जो अन्य खरपतवार बचता है, या कस्बे में आप सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद जो कचरा हो जाता है, इस कचरे से, उस पुआल से एक नया फ्यूल, एक नया बायोफ्यूल हम लोग तैयार। तो आप भदोही से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने मंच पर सोने की चेन पहनने से भी इनकार कर दिया था। असल में भदोही दौरे पर पहुंचे विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी सीएम योगी को चेन पहना रहे थे, लेकिन सीएम ने विधायक को मना किया। यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव। अब इसके पीछे क्या कारण है? उन्हें क्योंकि सादगी पसंद है मुख्यमंत्री, तो इस वजह से उन्होंने मना किया, या फिर कोई नाराजगी थी? ये भी सवाल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने न्यूज 18 से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में चर्चा करके अचानक भावुक भी वो हो गए। आप भी देखिए आखिर क्यों साक्षी महाराज की आंखों से आंसू आ गए। मोदी देश का भला नहीं कर सकते तो इस देश का भला फिर भगवान भी नहीं कर सकता। कोई भेज सकता है क्या? तो इतना बड़ा काम मोदी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी ने एक बार कहा था, मैं भावुक हुआ थोड़ा सा, कि मैंने इतना विरोध ले लिया है कि लोग मुझे मार सकते। तो आखिरकार उस आदमी के आगे पीछे कुछ नहीं, केवल एक देश। तो इस देश बदलेगा तो केवल मोदी के कारण, दूसरा कोई नहीं। जी आप दुखी क्यों हो गए? नहीं, मैं दुखी नहीं हो गया। अपनी आंखों में आंसू क्यों आ गया? मैं भावुक हूँ। कैसे भावुक हैं? क्यों आपकी आंखों में आंसू आ गया? आंसू को आने की वजह क्या है? क्या विरोधियों की बातें आप चुप रहेंगे? अगर इस देश में गद्दार न होते तो सत्तेबाज देश, अगर मोदी देश का भला नहीं कर सकते तो इस देश का भला फिर भगवान भी नहीं कर सकता।
कोई भेज सकता है क्या? तो इतना बड़ा काम मोदी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी ने एक बार कहा था, मैं भावुक हुआ थोड़ा सा, कि मैंने इतना विरोध ले लिया है कि लोग मुझे मार सकते हैं। तो आखिरकार उस आदमी के आगे पीछे कुछ नहीं, केवल एक देश। तो इस देश बदलेगा तो केवल मोदी के कारण, दूसरा कोई नहीं। जी आप दुखी क्यों हो गए? नहीं, मैं दुखी नहीं हो गया। अपनी आंखों में आंसू क्यों आ गया? मैं भावुक हूँ। कैसे भावुक? क्यों आपकी आंखों में आंसू आ गया? आंसू को आने की वजह क्या है? क्या विरोधियों की बातें आप चुप रहेंगे? अगर इस देश में गद्दार न होते तो सत्तेबाज देश लुटता नहीं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को क्रिकेट बहुत पसंद है। जब भी मौका मिलता है वो हाथ में बल्ला लेकर अपनी प्रतिभा जरूर दिखाते हैं। आज सुबह लखनऊ में अखिलेश के हाथ में फिर बल्ला था। बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे थे। अखिलेश से नहीं रहा गया और उन्होंने तुरंत बल्ला हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट के जौहर दिखाए। वहां मौजूद बच्चे भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ क्रिकेट खेलकर बेहद खुश थे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सपा कार्यकाल में बने विकास के कामों को देखूंगा। मेरे जाने से कम सरकार कुछ तो काम करेगी, लेकिन रिवर फ्रंट पर काफी खामियां दिखी। इतना कूड़ा देखा है मैंने, गंदगी देखी सड़कों पर। ये स्वच्छ भारत कहाँ चला गया? इसलिए आप भी देखो और हम लोग अपना पार्टी का काम करेंगे, पार्टी कार्यालय जाकर। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं, क्या उन जगहों पर आप जाएंगे? मैं लगातार जा रहा हूँ। कल भी जनरेशन पार्क गया था। आज गोमती रिवर फ्रंट में जो साइकिल ट्रैक बना है या जो बच्चों के लिए खेलने के मैदान बने हैं, बड़ी संख्या में टीमें खेल रही थी। एक मैदान 10 टीमें, और सब टेनिस बॉल के, कोई ईंट का विकेट बनाया था, कोई विकेट बनाए हुए था। जो संसाधन जिन पे हैं वो अपना विकेट बनाए हुए थे, लिए थे। जिन पे संसाधन नहीं है उन्होंने ईंट से विकेट बनाया हुआ था। तो ईंट के विकेट वालों के संग भी खेले और जिनके पास ज़्यादा संसाधन थे विकेट उनके साथ भी खेले। सर, जो आपने काम कराया तो क्या लगता है कि सरकार में सब महफूज है? अब देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि बीजेपी की सरकार ने कम से कम सैफई के स्टेडियम, सैफई की लाइन सफारी उद्घाटन कर दिए। कम से कम उनको लगेगा और महसूस करेंगे कि पुरानी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। वो कहीं ना कहीं नकल करने की कोशिश करेंगे, शायद नकल करें। अभी तक तो शिलान्यास का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। मौसम साफ भी रहेगा और खराब भी। धूल भरी आंधी भी रहेगी और कड़कड़ाती बिजली, साथ में बारिश भी। मौसम विभाग ने 15 राज्यों को कुछ ऐसा ही अलर्ट जारी कर दिया है। आसमान साफ मगर आंधी से सावधान। बरसेंगे बादल मगर बिजली से सावधान। मौसम से रहिए सावधान। मौसम विभाग ने कुछ इसी तरह के पूर्वानुमान के साथ देश के 15 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और मौसम के अचानक करवट लेने को लेकर सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के 7 राज्यों में धूल भरी आंधी के आसार हैं। एनसीआर समेत यूपी और उत्तराखंड में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में तेज हवा और बारिश। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से पिछले दिनों हुई आंधी तूफान से तबाही का डर लौट आया है। मई की शुरुआत से अब तक उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में तूफान की चपेट में आकर करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार शाम को आए आंधी तूफान में 17 लोगों की जान गई। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और संभल जिले पर असर। मुंबई में पेड़ पर बिजली गिरी, करंट लगने से 3 लोगों की मौत। तटीय इलाकों में मानसून। बेंगलुरु में कई जगह पानी भरा। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में कहा है कि दिन में आसमान साफ रहेगा और लोगों को उमस और गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन शाम में धूल भरी आंधी आ सकती है, तेज बारिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13A मॉल एवेन्यू स्थित बंगला खाली करने के बाद पूरे बंगले को मीडिया को भी दिखाया। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश भी की कि पूरा बंगला ज्यों का त्यों छोड़कर जा रही हैं। साथ ही जनता को भी बताने की कोशिश की है कि ये कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल ही है, इससे उनकी यादें जुड़ी हैं। मायावती के बंगले की सुरक्षा हमेशा भेद रही, इसमें बिना इजाजत कोई भी अंदर नहीं आ जा सकता। मीडिया कर्मियों को वहां तक भी भारी तलाशी के बाद जाने दिया जाता था। लॉबी से अंदर जाने पर लोगों के चप्पल जूते भी उतरवा दिए जाते थे, लेकिन शनिवार को सभी मीडिया कर्मियों को पूरा बंगला घुमाया गया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।